हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारा वीडियो का टॉपिक होगा ईईएफ के बारे में, दैट इज़ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इस वीडियो की हेल्प से हम समझेंगे कि क्या स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंस है ईईएफ की रसिया के लिए और क्या एम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का। उन सभी पॉइंट को हम बारीकी से समझेंगे और जो मेन इंटरेस्ट है और जो भी स्ट्रेटजिक पार्टनर है इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में, उन सभी के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम एज ए कंक्लूजन हम इंडिया के रोल को भी समझेंगे कि क्या इंडिया का रोल है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सो बेसिकली जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है वो रिसेंट न्यूज़ में है, जो कि रसिया होस्ट कर रहा है इसकी 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो होगा व्लादिवोस्तोक में फ्रॉम September 5 to 8 को। जो ये 4 डे फोरम होता है, ये एक प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योर के लिए टू एक्सपेंड देयर बिजनेस इनटू रसियन फार ईस्ट, दैट इज़ RFE। ठीक है, इस वीडियो में हम इस वर्ड का बहुत ज़्यादा बार यूज़ करेंगे, दैट इज़ RFE इज़ रसियन फार ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम समझें कि क्या है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। जो मेन पॉइंट है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के, वो कुछ इस टाइप से है। इसको फॉर्म किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में, जो इनक्रीज करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन RFE। ठीक है, रसिया के लिए जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए EEF को 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट साइन किए गए थे। फ्रॉम अराउंड 2017 में 217 एग्रीमेंट साइन किए गए थे, जो कि 380 हो गए 2021 में, और अराउंड 3.6 ट्रिलियन रूबल की उसकी कॉस्ट थी। और अगर हम बात करें इस साल की 2022 में, ऑलमोस्ट 2729 इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं इस रीजन में। जो EEF है वो एक डिस्प्ले एज ए इकोनॉमिक पोटेंशियल, जो स्टेबल बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है रशियन रीजन के लिए। ठीक है, इस जो एग्रीमेंट है और जो ये फोरम है, ये इसका मेन फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, मिनरल एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। दीज आर द मेन पॉइंट अबाउट ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। और नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजिकल इम्पोर्टेंट जो भी पार्टनर है इस फोरम में, उसके बारे में और इसके मेन इंटरेस्ट के बारे में। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो है व्लादिवोस्तोक रसिया में, और जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2015 में इसकी। और जो मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसके बारे में हम समझेंगे, उससे पहले हम जानेंगे इसके मेन इंटरेस्ट के बारे में। इसी साल की अगर हम बात करें, इस फॉर्म का एम है टू कनेक्ट द फार ईस्ट विद द एशिया पैसिफिक रीजन। दिस इज द लिंक बिटवीन फार ईस्ट विद एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज जियोपॉलिटिक्स, द मेन की फैक्टर इज चाइना, एज वी ऑल नो अबाउट इट। चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन द रीजन अकाउंट फॉर 90% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। Just imagine there is 90% total investment from China side। आप समझ सकते हैं कि चाइना का कितना बड़ा रोल है टुडे जियोपॉलिटिक्स में। और चाइना एक इसका बिगेस्ट इन्वेस्टर है इस रीजन में, जो कि प्रमोट करता है अपनी चाइनाज BRI को, दैट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड द पोलर सी रूट इन RFE, दैट इज़ रशियन रीजन। ठीक है, रसिया जो अपने जो भी स्ट्रेटजिक पार्टनर है उनका वेलकम करता है सिंस 2015 से, और जो भी अपना इसका अट्रैक्शन और जो भी इसको एक्सपेंड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जो अभी ऑन गोइंग वॉर है उनके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर झेलना पड़ रहा है रसिया को। आप इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली चाइना के बारे में, क्या रोल है चाइना का ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में। द रोल ऑफ चाइना इज़ लाइक दैट, जो भी ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो हेल्प करेगा रसिया और चाइना को अपने एडवांस ट्रेड टाइज को बूस्टअप करने के लिए। और जो दोनों कंट्रीज़ अराउंड 4000 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री शेयर करती हैं, वहाँ से वो अनेबल कर पाएंगे जो अपना ट्रेड रूट है, जो भी अदर रिसोर्सेज का ट्रेड है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस है, दोनों कंट्रीज़ के लिए वो हेल्पफुल होगा। और चाइना भी अपने एक डेवलप कंट्री के रूप में अपनी जो प्रोविंस हैं, जो भी अपनी टेरिटरी है और जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्टअप कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है EEF का एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनर। ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटजिक पार्टनर है EEF में वो चाइना है। दोनों चाइना और रसिया अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फंड को टू डेवलप नॉर्थ ईस्टर्न चाइना एंड द RFE, दैट इज़ रशियन रीजन को।
by which the collaboration on connecting the cities like Blangsway, Minsk and the Hay via 180-meter bridge, 1080-meter bridge. So there are some several infrastructure project, like a trade project. So there are so many project under EEF, that is ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम. सो जो मेन इसका एम है वो है रसिया के लिए जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेड हो गया, उसको एक एडवांस लेवल तक लेके जाना, जिससे जो नेबरी कंट्री है उनको भी जो डेवलपमेंट है उसके, और जो रसिया के जो अपने इंटरेस्ट हैं वो उसको मेंटेन कर पाए. अगर हम बात करें चाइना के अलावा दूसरी कंट्रीज़ के बारे में, सो अगर हम समझे साउथ कोरिया के रोल के बारे में, सो साउथ कोरिया भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है इस रीजन में. सो जो साउथ कोरिया है वो इन्वेस्ट कर रहा है अपने शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, गैस लिक्विफाइंग प्लांट्स में, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है और फिशरीज़ में वो अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है. अगर हम बात करें 2017 में, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया है और जो फास्ट ईस्ट डेवलपमेंट फंड है, उन्होंने अनाउंस किया देयर इंटेंशन टू इंजेक्ट अराउंड $2 billion इन RFE रीजन, दैट इज़ रशियन रीजन, इन स्पैन ऑफ 3 years. सो हम कह सकते हैं कि साउथ कोरिया भी एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है EEF में, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों कंट्रीज़ के बीच. अगर हम नेक्स्ट बात करें जापान के बारे में, सो जापान इज़ आल्सो अनदर की ट्रेडिंग पार्टनर इन द फार ईस्ट. अगर हम 2017 में बात करें, जो जापानीज़ इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 21 प्रोजेक्ट में अमाउंटेड की गई थी अराउंड $16 billion. अंडर शिंजो आबे लीडरशिप जापान ने अपने 8 एरियाज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और जो प्राइवेट बिजनेस है उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेवलप किया गया था RFE रीजन में, दैट इज़ रशियन रीजन. ऑल्सो जापान के बारे में बात करें, जो जापान के लिए भी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो अपना जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको फ्लरिश कर सकता है रशियन रीजन में, जिससे वो अपनी इकोनॉमी का बूस्टअप कर पाए और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक ले जा सके. अगर हम बात करें हमारी कंट्रीज़ के बारे में, जो हमारी कंट्री इंडिया है उसके लिए ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में क्यों ज़रूरी है, उसका क्या रोल है. सो इंडिया भी अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको एक्सपेंड कर रहा है रशियन रीजन में. ड्यूरिंग इस फॉर्म के अंदर जो हमारे PM मोदी हैं वो भी अपनी जो कंट्रीज़ की रेडीनेस है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं वाया ट्रेड हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, और जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है रसिया में वो सभी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, जिससे वो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का एक स्ट्रेटजिक पार्टनर उभर कर आ सके एट ए वर्ल्ड लेवल. ठीक है. और इंडिया भी अपने जो कोऑपरेशन उसको डीपन करना चाहता है इन एनर्जी सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, टूरिज्म हो गया, और डायमंड इंडस्ट्री एंड द अदर रीजन. ठीक है. सो इंडिया भी अपना जो कोऑपरेशन है उसको एक्सपेंड कर रहा है. अगर हम बात करें 2019 में, सो इंडिया ने ऑफर किया था अराउंड 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन दिस रसिया रीजन. और बात करें हम इस EEF के अंदर, इंडिया का एम है वो इस्टेब्लिश करना है एक स्ट्रॉन्ग इंटरस्टेट इंटरेक्शन विद रसिया, जिससे वो अपनी बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए. और जो अपने बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है गुजरात में और जो रिपब्लिक ऑफ साका है, उन्होंने लॉन्च किया था एक डायमंड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो आप इन सभी पॉइंट्स की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि कैसे अब इंडिया भी अपने जो कोऑपरेशन है, ट्रेड हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, सो इन सभी जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, वो एक्सपेंड कर रहा है वाया दिस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जिससे दोनों कंट्रीज़ के लिए अपने इंटरेस्ट मेंटेन कर पाए. सो दिस इज वाज द रोल ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें एम क्या है EEF का, एम है व्हाट इज़ द एम ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम. सो एम ऑफ EEF इज़ लाइक दैट, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का, टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन RFE. ठीक है. सो द मेन एम इज़ दैट. अगर और बात करें, सो रसिया जो एम्फेसाइज कर रहा है 1/3 ऑफ रशियन टेरिटरी एंड इज रिच विद नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फिश, ऑयल, नेचुरल गैस, वो डायमंड, अदर मिनरल्स. तो हम सभी जानते हैं कि रसिया जो टेरिटरी है अपनी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक फिश हो गया, ऑयल हो गया, सो मैनी लाइक दैट. सो इनको जो अपना एज ए वो ट्रेड हो गया, कनेक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ करना चाहता है एट वर्ल्ड लेवल, जिससे वो अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर पाएँ और जो भी उसके स्ट्रेटजिक पार्टनर है उसके साथ उनका कोऑपरेशन इंक्रीज़ हो. ठीक है. जो भी स्पार्स ऑफ पॉपुलेशन है वो इस रीजन में रहती है, जिससे वो अपने जो कंट्रीज़ के पीपल को एनकरेज कर पाएँ और जिससे वो इस फार ईस्ट प्रोग्राम में जुड़ सकें. ठीक है.
द रीजन रिचेज एंड रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू 5% ऑफ रशिया जीडीपी। सो आप इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि 5% ऑफ जीडीपी इसी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से बनता है रसिया के लिए। सो हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है रसिया के लिए, जिससे वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर हम और बारीकी से समझें, सो जो आरएफई है जियोग्राफिकल प्लास्ट एट ए स्ट्रेटेजिक लोकेशन। आप सभी को जानते हैं कि जो रसिया है वो एक्सपेंड है 2 कॉन्टिनेंट में, जिससे वो अपना ट्रेड रूट हो गया एक इम्पोर्टेंट लोकेशन वो लोकेटेड है, जिससे वो अपना ट्रेड रूट कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है एशिया के थ्रू। और जो रशियन गवर्नमेंट है वो स्ट्रेटेजिकली डेवलप कर रही है इस रीजन को, जिससे वो रसिया टू एशियन ट्रेडिंग रूट को एस्टेब्लिश कर पाए और अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फैक्टर को इंक्रीज कर पाए। ठीक, विद फास्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिटीज़ लाइक व्लादिवोस्तोक हो गया, खाबरावोस्क हो गया, चीता एंड मोर अदर टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन रीजन। सो जो भी डेवलप सिटीज़ हैं रसिया की, वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट कर रहा है इस ईईएफ के अंडर, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ है उसको बिल्डअप कर पाए और जो भी स्ट्रेटजिक पार्टनर है और जो भी उसके टाइज हैं उसको और कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज कर पाएँ एट ग्लोबली लेवल। ठीक है, सो जो ईईएफ है वो एक एनुअल गैदरिंग है जिसमें फोरम कम्स एट अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर रसिया, जिससे वो डील कर पाए इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शन। आप अगर हाल के कॉन्टेक्स्ट में समझें, सो बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा रसिया के ऊपर, जिससे वो अपने इस ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की हेल्प से भी उनसे बच सकता है और अपनी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फैक्टर है उसको वो इंक्रीज़ कर सकता है, और एज ए टाइप समझें तो वो इस सैंक्शन से वो बच सकता है। अगर हम समझें ईईएफ वर्सेस आईपीएफ एक यूएस बेस्ड फोरम है। सो इन दोनों के इस हेल्प से हम समझेंगे कि इंडिया कैसे एक स्ट्रेटजिक रोल प्ले करता है इन दोनों के बीच। ठीक है, अगर हम बात करें ईईएफ वर्सेस आईपीएफ के बारे में, सो द यूएस लीड आईपीएफ स्टैंड फॉर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी। ठीक है, एंड द ईईएफ आर इनकम्पेरेबल बेस्ड ऑन इट्स जियोग्राफिक कन्वर्स एंड द पार्टनरशिप विद द होस्ट कंट्रीज। सो जो ईएफ की होस्ट कंट्री है वो है रसिया और जो आईपीएफ की होस्ट कंट्री है वो यूएस। सो इंडिया के लिए दोनों कंट्रीज़ की पार्टनरशिप कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो अपनी ट्रेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गया, और जो भी कनेक्टिविटी है एशिया वाई वो इन ऑल ओवर द ग्लोब। सो दोनों कंट्रीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इंडिया भी अपने जो इंटरेस्ट हैं वो दोनों फोरम में अपने जो वर्क है उसको एक्सपेंड कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है, जिससे जो इंडिया है वो भी अपने कोऑपरेशन रसिया और यूएस दोनों के साथ मेंटेन कर पाए। ठीक है, और जो आईपीएफ है वो प्रेजेंट करता है एज ए आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया फॉर टू एक्ट इन द रीजन, क्योंकि इंडिया भी एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है यूएस के लिए, जिससे वो अपना जो कंट्रोल है एज ए वो चाइना के ऊपर जो हमारी स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसको यूज़ कर सकता है, और जो हमारा ट्रेड पार्टनर हो गया, जो भी रीजनल कोऑपरेशन हो गया, उसको इंक्रीज कर सकता है एज ए कम्प्रीहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर दिस आईपीईएफ। ठीक है, सो इंडिया के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं, ईएफ हुआ या आईपीएफ हुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें आईपीएफ आल्सो प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग रिसिलियंट सप्लाई चेन। सो सप्लाई चेन में भी आईपीएफ का बहुत बड़ा रोल है, जिससे इंडिया जो पार्टिसिपेशन इस फॉर्म में वो हेल्प करेगा जो सप्लाई चेन है उसको अनडिपेंडेंट कर पाए चाइना से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो चाइना है वो अपनी सप्लाई चेन को बूस्टअप कर रहा है वर्ल्ड लेवल पर, और यूएस के लिए भी एक वो बहुत ज़्यादा एज ए मतलब चैलेंज है, जिससे वो अपना मेंटेन करना चाहता है वाई यूजिंग द इंडिया रूट। सो इंडिया एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है आईपीएफ के लिए। सो यूएस को बहुत ज़्यादा अपना जो कोऑपरेशन है वो स्टार्ट करना पड़ता है इंडिया के साथ, जिससे वो चाइना के ऊपर कंट्रोल कर पाए। और आईपीएफ के जो पार्टनर वो एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जिससे हम अपने एसेंशियल गुड्स को और जो भी रॉ मटेरियल है उसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएँ, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है इंडिया की इकोनॉमी को हम बूस्टअप कर पाएँ और वर्ल्ड लेवल पर हम अपनी कोऑपरेशन को शो कर पाएँ, और जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने रिलेशन को मेंटेन कर पाएँ। ऑल दो मिस्टर मोदी हैज़ रिफ्रेन फ्रॉम फुल पार्टिसिपेशन इन द ट्रेड पिलर ऑफ द आईपीएफ। जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है वो भी सिग्निफाई कर रही है कि जो मेन हमारी इंडिया है वो इन्वॉल्वमेंट्स शो कर रही है इस फॉर्म में, और वो दोनों कंट्रीज़ के साथ अपना कोऑपरेशन है उसको शो करेगा और अपनी फुली इन्वॉल्वमेंट को शो करेगा इस दोनों इकोनॉमिक फॉर्म में। बेसिकली इंडिया के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना यूएस और रसिया के लिए है। सो इंडिया हैज़ गिवन दिस कन्फर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 3 ऑफ द 4 पिलर इन द आईपीएफ। ठीक है,
सो इंडिया अपनी इन्वॉल्वमेंट दोनों फोरम में शो कर रहा है, दैट इज़ IPF हो गया यूएस का और EEF हो गया रसिया का। सो हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों फोरम एज ए कंक्लूज़न कि इंडिया के लिए दोनों कंट्रीज़ बहुत बड़े अलाई भी हैं। और रसिया को तो हम बोल ही नहीं सकते किसी भी हालत में कि कैसे रसिया हमारा एक की ट्रेडिंग पार्टनर भी है और एक बहुत बड़ा अलाई भी है। और हाल ही में जो हमारे मिस्टर मोदी हैं वो SCO समिट में गए हैं जहाँ पर वो व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट है रसिया के। सो आप इस पिक्चर की हेल्प से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एग्रीमेंट कितने साइन हुए हैं EEF में ऑन at per industries and in 2022। सो अराउंड 12% इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, 14% ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स हो गया, एजुकेशन में आप 15% देख सकते हैं, और जो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो 6% हो गया, जो भी इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग है वो 7%। सो दीज आर सम फैक्टर अबाउट द EEF एंड नंबर ऑफ साइन एग्रीमेंट इन EEF 2022। So this was the analysis of Eastern Economic Forum and of role of India in both the IPF and EEF। So हम कह सकते हैं कि इंडिया वो दोनों फोरम के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी है, और इंडिया के लिए भी वो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर को और जो भी उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको एक्सपेंड कर पाए, और जो भी अपने इंटरनेशनल रिलेशन है उसको मेंटेन कर पाए। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ EEF फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।